गुज़िश्ता दिनों जैसे ही ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान का क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप यानी सीडीएस रेट 80% के करीब पहुंच गया है, तो मार्केट में एक हैजान बर्पा हो गया। हर जी शऊर शख्स जिसको इस मुल्क की थोड़ी सी भी फिक्र है, उसके जहन में पहला सवाल यही था कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट होने लगा है, कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है, और अगर खुदा ना खास्ता ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया तो इसके क्या असरात मुरतब होंगे। आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। नंबर एक कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कब होता है। नंबर दो, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप यानी सीडीएस बेसिकली है क्या। और नंबर तीन, पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस क्या हैं। नंबर चार, अगर खुदा न खास्ता दुनिया का कोई भी मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो उसके क्या असरात मुरतब होते हैं। सबसे पहली बात, डिफ़ॉल्ट क्या है। किसी भी मुल्क ने बैरून मुल्क जो भी अदायगियाँ करनी होती हैं, उनमें नंबर एक तो बैरून मुल्क से जो भी कर्ज लिया हुआ है, चाहे वो हुकूमत से लिया है, चाहे किसी इदारे से लिया है, बॉन्ड्स के थ्रू लिया है या किसी भी और ज़रिए से लिया है, उसकी अदायगी, उसकी यानी प्रिंसिपल अमाउंट असर रकम की अदायगी, और इंटरेस्ट की अदायगी यानी सूद की अदायगी। दूसरे नंबर पे उस मुल्क की इम्पोर्ट्स यानी दरामदात की अदायगी। जब कोई भी मुल्क इन दोनों में से कोई भी अदायगी अपने कमिटेड टाइम के ऊपर करने में नाकाम हो जाए और जिसको ये पैसे देने हो वो मजीद वक्त देने पे भी राजी ना हो, तो ऐसी सूरत को डिफॉल्ट सिचुएशन कहा जाता है। और किसी भी मुल्क के डिफॉल्ट के चांसेस कब होते हैं, जब हमें ऐसा लगे कि उसके पास जो रिसोर्सेज है, जो आमदनी है, वो उसके बैरून मुल्क की पेमेंट्स करने के काबिल नहीं है, और साथ साथ ये भी इंडिकेशन हो कि इस मुल्क की मदद करने के लिए कोई आलमी इदारा या कोई और मुल्क मजीद कर्ज नहीं देगा। तब हमें यह लगता है कि ये मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। ताहम डिफ़ॉल्ट का कोई ख़ास मुआशी इंडिकेटर नहीं है कि जिसकी एक वैल्यू आ जाए तो हम कहें ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया है। ऐसा नहीं है। डिफ़ॉल्ट हमेशा उस मुल्क की हुकूमत अनाउंस करती है। तो गोया जब तक हुकूमत अनाउंस नहीं करेगी, मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, अगरचे उसके डिफ़ॉल्ट होने के तमाम शवाहिद मौजूद हों। अब दूसरी बात पे आते हैं कि सीडीएस यानी क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप क्या है। देखिए, जब भी किसी मुल्क को अपनी ज़रूरियात के लिए कर्ज चाहिए होता है, तो या तो वो किसी मुल्क से कर्ज ले ले, या बैनुल अक़वामी इदारों से कर्ज ले ले, और या फिर मार्केट से कर्ज ले यानी बॉन्ड्स फ्लोट करे। जब बॉन्ड्स फ्लोट करते हैं तो उसके साथ आपको इंटरेस्ट देना होता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान 8% की रकम के ऊपर 4 साल के या 5 साल के बॉन्ड्स जारी करता है। जो भी शख्स या इदारा या कंपनी इस बॉन्ड को खरीदना चाहेगी या खरीदेगी, तो अमूमी उनकी प्रैक्टिस ये होती है कि वो उसके बाद जाते हैं एक इन्वेस्टमेंट बैंक या ब्रोकेज हाउस के पास, और उनसे ये बात करते हैं कि हम इस मुल्क के इतने बॉन्ड्स इस रेट के ऊपर खरीद चुके हैं या खरीदना चाहते हैं। आप हमें इस बात की गारंटी दें या इंश्योरेंस दें कि ये मुल्क अपना कर्जा वक्त पे वापस कर देगा, डिफॉल्ट नहीं करेगा। इस गारंटी देने की या इंश्योरेंस देने की जो ब्रोकेज हाउस या इन्वेस्टमेंट बैंक है, वो एक चार्ज लेता है जो उस अमाउंट की एक खास परसेंटेज होती है। इस चीज़ को हम नाम देते हैं सीडीएस रेट यानी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप रेट। अब बिल्कुल आम समझने की बात है कि अगर किसी मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बिल्कुल ना हो या बहुत ही कम हो, तो वो मुल्क अपने बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट रेट भी कम ऑफर करते हैं, और उनके बॉन्ड्स खरीदने वाले या खरीदने की ख्वाहिश रखने वाले अफराद या इदारे इंश्योरेंस कराने में भी कम इंटरेस्टेड होते हैं। ताहम अगर पॉलिसी या प्रैक्टिस के तहत वो इंश्योरेंस कराए भी, तो जो ब्रोकेज हाउस या जो इन्वेस्टमेंट बैंक उनकी इंश्योरेंस देता है, वो उसके ऊपर बहुत कम प्रीमियम चार्ज करता है, क्योंकि उनका कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। ताहम अगर किसी मुल्क की मईशत मुश्किलात का शिकार है और इस बात के चांसेस हैं कि उसकी मईशत दिवालिया हो सकती है, डिफ़ॉल्ट कर सकती है, तो नंबर एक, उस मुल्क को अपने बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है ताकि लोग इसको पैसे दें। नंबर दो, ज़्यादा लोग, ज़्यादा कंपनी, ज़्यादा बॉन्ड होल्डर्स उसकी इंश्योरेंस कराना चाहेंगे। और नंबर तीन, जो अब ये इंश्योरेंस गारंटी देगा, उस इदारे का या उस ब्रोकेज हाउस का, उस इन्वेस्टमेंट बैंक का भी रिस्क ज़्यादा होगा, इसलिए वो इस पे ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करता है।
मार्च में पाकिस्तान का CDS यानी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप रेट तकरीबन 5% के करीब था। इसके बाद ये बढ़ते बढ़ते 50% को क्रॉस किया। फिर खबर आई कि IMF के साथ हमारा मुआहदा हो गया, उससे हमारे डिफ़ॉल्ट के चांसेस कम हुए, मार्केट में एक अच्छा मैसेज गया। ये कम होते होते कुछ तकरीबन 16-17% तक आ गया था। ताहम उसके बाद फिर हालात ऐसे ही बने जिससे हमें बिल्कुल नहीं मालूम कि IMF का कर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, दोस्त ममालिक से इमदाद नहीं आ रही, हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बिल्कुल कम तरीन सतह तक पहुंच गए, जिसकी वजह से हमारे डिफ़ॉल्ट का रिस्क मुसलसल बढ़ता जा रहा है और उसी की वजह से हमारी जो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप रेट है वो भी बढ़ रहा है और ये गुज़िश्ता दिनों 80% के करीब पहुंच गया। अब अगर सवाल किया जाए कि क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप रेट इतना ज़्यादा बढ़ने का क्या ये वाकई मतलब है कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया या डिफ़ॉल्ट करेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। डिफ़ॉल्ट जैसा मैंने अर्ज़ किया हुकूमत अनाउंस करेगी तो ही माना जाएगा। ताहम डिफ़ॉल्ट चांसेस बढ़ गए हैं कि इस बात के इम्कानात हैं कि हुकूमत डिफ़ॉल्ट अनाउंस करे। बिल्कुल इस बात के कभी इम्कानात हैं कि हुकूमत डिफ़ॉल्ट अनाउंस कर सकती है, अगरचे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हुकूमत ऐसा अनाउंसमेंट नहीं करे। अब आते हैं अगली बात की तरफ कि ऐसे हालात पैदा क्यों हुए। इसके लिए मैंने 2 वीडियोस पहले बनाई हुई हैं जो तकरीबन 3-4 माह पुरानी वीडियोस हैं। मैं उनका लिंक आपको दे रहा हूँ, आपको तफसील वहाँ पे मिल जाएगी। ताहम मुख्तसरन बात करें तो हमारे मुल्क में जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बमुश्किल बढ़ना शुरू हुई थी। पिछले साल हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट पाकिस्तान की तारीख के रिकॉर्ड पे पहुंची थी, अगरचे दुनिया के मुकाबले में अभी भी बहुत कम है, लेकिन उसमें बढ़ोतरी का अमल शुरू हो गया था। ताहम जब से ये नई हुकूमत आई है उसके बाद मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के नतीजे में और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट्स की स्पीड थी वो बतदरीज गिरती जा रही है। तो हमारी आमदनी वहाँ से थोड़ी सी उसमें जितना इजाफा हो रहा था वो रफ्तार काफ़ी मुतासर हुई। दूसरी आमदनी का जरिया है रेमिटेंसेस यानी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की भेजी गई रकूम। ये जो रकूम है इनमें वाज़े कमी आना शुरू हो गई है। इसी तरह रोशन डिजिटल अकाउंट्स में जो पैसा आ रहा है उसमें वाज़े कमी आ रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आ रही थी उसमें वाज़े कमी आ रही है। नतीजतन हो क्या रहा है कि मुल्क में जहाँ आमदनी आ रही थी वो सिकुड़ना शुरू हो गई है। हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने फौरी तौर पर इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाया। जब आप इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाते हैं तो नॉन एसेंशियल यानी गैर ज़रूरी अशिया की फहरिस्त अगर आप देखें जो अमूमी तौर पे बैन का शिकार होती हैं उनमें बहुत सा इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल या मशीनरी भी शामिल हो। बदकिस्मती से जब आपने ये बैन लगाया तो इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल आना बंद हो गया। इसी तरह जो आपकी मशीनरी थी उसके आने में रुकावटें पैदा हो गई, तो आपकी जो मुआशी तरक्की थी उसके ऊपर बहुत मनफी असर पड़ा। अब अगरचे हुकूमत ने वो बैन हटा दिया ताहम बैंक्स अभी भी इंपोर्ट की LCs नहीं खोल रहे हैं तो इंपोर्ट आने और उनकी क्लियरेंस के ऊपर एक गैर एलानिया किस्म की पाबंदी लगी है जिसमें बहुत सा वक्त लगता है और इस सारे काम की वजह से जो हमारी इंडस्ट्री है वो मुश्किलात का शिकार है। गोया एक तरफ हमारी अपनी प्रोडक्शन जो हो रही थी वो मंदे का शिकार है, दूसरी तरफ जो बैरून मुल्क से हमें आमदनी आ रही थी वो कमी का शिकार है, और तीसरी चीज़ है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी यानी किसी मुल्क को, किसी इदारे को और हमारे अपने मुल्क में किसी शख्स को नहीं पता कि अगले 2 माह में क्या होगा, 3 माह में क्या होगा, कौन सी हुकूमत आएगी, कौन सी रहेगी, इलेक्शन कब होंगे, क्या होंगे, जिसकी वजह से हमारी आमदनी के ऊपर बहुत बुरे असरात हैं। लेकिन हमने अपनी इंपोर्ट की पेमेंट भी करनी है, अपने कर्ज की अदायगी भी करनी है और हमने उसके ऊपर सूद भी पे करना है। खतरात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हम ऐसा ना कर सकें। अब आ जाते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई भी मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो उसके क्या असरात होंगे। आपके पास पैसे ना हो, आपने लोगों से ख़रीदारी करनी है और लोगों को इस बात की कभी उम्मीद हो, लोगों को ये बात बिल्कुल नज़र आ रही हो कि आप ये पैसे वापस नहीं कर सकेंगे, तो आपको लोग उधार पे चीज़ें कितनी की देते हैं? अमूमी तौर पे नहीं देते। यही मुल्क के साथ होता है। जब कोई भी मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो ये इस बात का एतराफ़ होता है कि हमारे पास इंपोर्ट बिल पे करने के पैसे नहीं हैं, हमारे पास बैरून मुल्क अदायगियाँ करने के पैसे नहीं हैं। ऐसी सूरत में सबसे पहला काम तो ये होता है
کہ دنیا آپ کو چیزیں بیچنا بند کر دیتی ہے، آپ کی امپورٹس تقریباً بند ہو جاتے ہیں۔ ہماری امپورٹس کیا ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا انڈسٹری را مٹیریل، میں نے آپ کو بتایا مشینری، اس سے آپ کی صنعت کے اوپر بہت برا اثر پڑے گا، لیکن اس سے بھی زیادہ ہے ہمارے امپورٹ کا سب سے بڑا حصہ ہے انرجی، تیل، گیس۔ جب تیل نہیں ملے گا ہمیں، گیس نہیں ملے گی، تو بجلی بھی ہماری جو بجلی کی پیداواری صلاحیت ہے وہ بھی بری طرح متاثر ہوگی، اور انڈسٹری کا پہیہ بھی رک جائے گا، عوام کا روزگار بہت بری طرح متاثر ہوگا، اور گھروں میں بھی پریشانیاں بڑھ۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ عمومی طور پہ دنیا کے مختلف ممالک کے پاس جاتے ہیں، مختلف اداروں کے پاس جاتے ہیں، ان سے آپ مختلف ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر یہ بات کرتے ہیں کہ خدا را ہمیں اس مشکل وقت میں ہماری مدد کی جائے اور ہمیں اس مشکل سے باہر نکالا جائے۔ اب دو کام ہے، یا تو کوئی ملک آپ کی سے خدا ترسی کر کے آپ کو آسان شرائط کے اوپر اتنے پیسے دے دے کہ جس سے آپ اپنی ضروری اشیاء منگواتے رہیں اور ان کی پیمنٹس کرتے رہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک آپ کی مدد تو کرے، بین الاقوامی ادارے آپ کی مدد تو کریں، لیکن ان کی شرائط ہوں۔ شرائط کسی بھی طرح کی ہو سکتے ہیں، اچھی شرائط بھی ہو سکتے ہیں جس میں وہ کہیں کہ اکنامک ریفارم کریں، آپ احتساب کے عمل کو بہتر بنائیں، آپ جو گورنمنٹ کے بہت زیادہ فالتو کے اخراجات ہیں ان کے اوپر کٹ لگائیں، آپ اپنا ٹیکس کا سسٹم بہتر کریں، آپ اپنے انڈسٹری کے لیے بہتر پالیسیز بنائیں، اور وہ خدا نخواستہ ایسی شرائط بھی ہو سکتے ہیں جو کسی بھی ملک کے لیے قابل قبول نہ ہو۔ یہ ایک چھوٹا سا سینیریو میں نے پیش کرنے کی کوشش کی کہ ڈیفالٹ خدا نخواستہ ہو تو کیا ہوگا۔ آئے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے وطن عزیز کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بات، دنیا میں بہت سے ملک ڈیفالٹ ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جو ڈیفالٹ ہوئے لیکن انہوں نے اپنی غلطیوں کا ادراک کیا، ایک نئی تعمیر شروع کی، اور آج وہ ملک دنیا کے لیے مثال ہے۔ تاہم ایسے ملک بھی ہیں جو ڈیفالٹ ہوئے اور اس کے بعد وہ دوبارہ دہائیوں تک اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وطن عزیز کے حالات کو بہتر بنائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔